हेलो दोस्तों, मैं हूं जलज और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक जेंसोल ब्लू स्मार्ट केस स्टडी। इसमें जेंसोल जैसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और एक रिसेंटली अभी सेबी के इन्वेस्टिगेशन के अंडर है और सेबी ने अभी कुछ इसमें इस कंपनी के खिलाफ कुछ एक्शंस लिए हैं। तो मैं उसके बिहाफ पे आपसे कुछ बात करना चाहूँगा और ओवरऑल हम बात करेंगे कि जेंसोल किस एरिया में काम करता है, ब्लू स्मार्ट से इसका क्या कनेक्शन है और अभी प्रेजेंट सेबी ने इसके खिलाफ क्या एक्शंस लिए हैं और जो लॉ सूट्स है उससे जेंसोल या ब्लू स्मार्ट को क्या फ़र्क पड़ेगा और फाइनली फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जेंसोल और ब्लू स्मार्ट के क्या रहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेंसोल से। जेंसोल इसका पूरा नाम है जेंसोल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। इट्स ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इट्स लिस्टेड ऑन BSE and NSE और एज ऑफ नाउ इट आल्सो ट्रेड्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अभी इसका प्रेजेंट मार्केट प्राइस अराउंड 105 है, जैसा कि मैं जिस दिन डेट पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये कंपनी बेसिकली एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है और ये रिन्यूएबल एनर्जी कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इन्होंने हाल ही अराउंड 2019 में डाइवर्सिफाई किया था ब्लू स्मार्ट में। उस पर हम और बात करेंगे। ये वही प्राइमरी बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें जेंसोल का बेसिक बिजनेस है EPC। ई स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये एक सोलार पावर प्रोजेक्ट्स का EPC सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये एक सर्विसेज बेस्ड कंपनी है, तो ओवरऑल इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ये ओवरऑल ओनली सर्विसेज प्रोवाइड करती है और एंड स्पेसिफिकली इनका कोर मोटो रहता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। ये इस पर्टिकुलर रिन्यूएबल को क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि इसको इन्होंने काफ़ी लेवरेज किया है अपने बिजनेस को फर्दर एक्सपेंड करने में और ये ही इनको ब्लू स्मार्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। फिर हम इस पर बात करेंगे कि अभी जैसे सेबी का इसमें कुछ पर्टिकुलर फंड डाइवर्जन या सेबी ने इसके अगेंस्ट लॉ सूट किया था। उस पर्टिकुलर लॉ सूट क्या था क्या नहीं था उसके लिए आप बने रहिए वीडियो में। और उसके लिए ये कंपनी काफ़ी हाईलाइट हुई है मीडिया हाउसेस में और सेबी ने इसके अगेंस्ट भी कुछ एक्शन लिया है। और अब इस पे बात करेंगे। हाँ, इसमें जो कंपनी के प्रमोटर्स थे, कंपनी के प्रमोटर्स 2 प्रमोटर्स हैं। बेसिकली प्रमोटर्स वो है जो कंपनी को ओन करता है, रन एक्चुअली कोई और करता होगा, जो ओन करता है वो प्रमोटर्स है। तो कंपनी के 2 प्रमोटर्स हैं। तो सबसे पहले प्रमोटर के बारे में बात कर ले। 2 प्रमोटर्स हैं। एक प्रमोटर है अनमोल जग्गी, ठीक है। 2 प्रमोटर्स हैं और एक है पुनीत जग्गी, ठीक है। ये 2 प्रमोटर्स हैं। ये कंपनी को जेंसोल को रन करते हैं, ठीक है। अनमोल है, ये पुनीत, ठीक है। 2 प्रमोटर्स है। ये कंपनी 2012 में एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। तब से ये प्रोवाइड कर रहा है। अब हम इस पे बात करेंगे ब्लू स्मार्ट क्या कंपनी है और उसका क्या बिजनेस मॉडल है। तो हम ब्लू स्मार्ट पे आ जाते हैं अब। तो ये ब्लू स्मार्ट ये एस्टेब्लिश हुई थी 2019 में और ये सेम ब्रदर्स हैं ना, पुनीत एंड अनमोल। ये हम P मान लेते हैं, ये है अनमोल। ये सेम ब्रदर्स ने इस ब्लू स्मार्ट को स्टार्ट किया था। तो ब्लू स्मार्ट के जो फाउंडर्स थे वो पुनीत जग्गी और अनमोल जग्गी, दोनों इसके फाउंडर्स 2019 में स्टार्ट किया। और इनका बिजनेस मॉडल बेसिकली EV में है, EV मोबिलिटी में है। तो ये एज ए आप इसको मान सकते हो, ब्लू स्मार्ट इज इक्वल टू समथिंग लाइक ओला और या फिर उबेर। इनका मेन डिफरेंसेस जो भी USP है वो USP क्या है। USP इसका मेजर फैक्टर में USP इनका E-व्हीकल्स में है, ठीक है। E-व्हीकल्स ये जो व्हीकल ऑपरेट करते हैं वो E-व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी फ्लीट है इनके पास वो बैटरी ऑपरेटेड होता है वो विदाउट एनी EV या पेट्रोल या डीजल इंजन के रहता है। तो बेसिकली E मोबिलिटी में ये है। अब हम
इसमें इसकी थोड़ा बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लू स्मार्ट ने कैसे लेवरेज करता है अपने बिजनेस मॉडल को, और अभी एट प्रेजेंट क्या है। सबसे पहले हम ब्लू स्मार्ट पे देखते हैं। ब्लू स्मार्ट एक एसर्ट लाइट मॉडल पे काम करता है, ठीक है, एसर्ट लाइट मॉडल, ठीक है। ब्लू स्मार्ट सबसे पहले एक बहुत अच्छा इनका एसर्ट लाइट मॉडल है। क्यों? क्योंकि ब्लू स्मार्ट डायरेक्टली ओनरशिप पे काम नहीं करता। नो ओनरशिप, ओनरशिप नहीं है ब्लू स्मार्ट में, लीजिंग है। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्या है ओनरशिप, क्या लीजिंग, इस पर हम बात करेंगे। तो बेसिकली ब्लू स्मार्ट कार्स को ओन नहीं करता, कार्स को लीज करता है। तो लीजिंग में ये डिफरेंस, जैसे कि हमारे पास बैलेंस शीट होती है, कंपनी की बैलेंस शीट होती है, कंपनी का जैसे जस्ट आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होते हैं, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में कंपनी जब हम ओन करते हैं तो कंपनी में आपके एसेट्स भी ऐड होंगे, आपके लाइबिलिटीज़ भी ऐड होएगी। पर इन केस ऑफ लीजिंग ये नहीं ऐड होते। क्यों? क्योंकि कंपनी लीजिंग के लिए आपको दूसरी कंपनी के जिसके थ्रू लीज कर रही है, तो एक हमारे पास कंपनी एक्स हो जाती है, कंपनी एक्स, ठीक है। इस कंपनी एक्स के थ्रू ये लीजिंग कर लेती है। तो इसको लीजिंग करने के लिए इसको कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए, तो ये लीजिंग के लिए कुछ इसको पैसे दे देती है, फंड्स, समथिंग लाइक ये आप इंटरेस्ट कॉस्ट, इसको इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं होना चाहिए, इसको सम काइंड ऑफ लीज मनी, या लीज मनी से बेटर रहेगा आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मंथली इंस्टॉलमेंट्स। वो आप रेंट मांग सकते हो या कुछ भी मांग सकते हो। तो दूसरी कंपनी के थ्रू ये लीजिंग कर लेती है और उसको मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसका फ़ायदा ये है, आपके जो बैलेंस शीट है वो स्वेल नहीं होती, और आपके जो भी प्रॉफिटेबल, जैसे कोई रेशो है डेट बाय इक्विटी, या फिर कोई बैलेंस शीट के कोई और जिसमें आपका एसेट्स है, जैसे टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो होता है, तो उसमें आपका कुछ भी इसमें एसेट हुआ ऐड हुआ, ना लायबिलिटी ऐड हुई। तो जो जैसे के जैसे रहे हैं इनिशियली, वो एसेट लाइट मॉडल को एज ए काम करते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसका मेन यूएसपी है ब्लू स्मार्ट की। फिर सेकंड पे आपकी आ जाती है ये आपका ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑल ईवी, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है ये इनका ऑपरेशनल फुटप्रिंट। ऑपरेशनल फुटप्रिंट ये इंडिया में अराउंड 5 to 6 सिटीज़ में है, ठीक है, सिटीज़ में, और इंटरनेशनली दुबई में है। इन्होंने अपना फ्लीट स्टार्ट किया है दुबई में, और उसके बाद ये अपने सारा मोड ऑफ ऑपरेशन डिजिटल करते हैं। डिजिटल में हमारे पास हमारे पास ऐप आ जाता है, और इनके वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। और फिर हमारे पास इस पे हम थोड़ा इसकी कंपनी के डिफरेंशिएशन फैक्टर पे बात कर लेते हैं, कि जैसे कि ये इसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कंपनी एज ए अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, और ये पार्टनरशिप मॉडल में काम करता है। तो कंपनी अपना ये जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है पार्टनरशिप मॉडल पर काम करता है। और इसमें मैं एक चीज़ भूल गया आपको बताना, जैसे यहीं पे ऐड कर देता हूँ मैं, कि कंपनी फुल्ली ड्राइवर्स को ओन करती है। ड्राइवर्स को ओन करती है। तो ड्राइवर एक्चुअली मंथली कॉस्ट पे काम करते हैं कंपनी के लिए, ड्राइवर्स को। और इसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो कंपनी पे आता है, जो कि है ब्लू स्मार्ट, जो मेंटेनेंस किसका, व्हीकल्स का, ई व्हीकल्स का, ठीक है।
ठीक है, ईवी का हमारे पास ब्लू स्मार्ट के पास आ जाता है। तो ये तो रहा इस कंपनी के बारे में मोटा मोटा, ठीक है। अब हम इसमें लिंकेज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि ब्लू स्मार्ट और इसमें क्या था, फिर भी ओवरऑल आपको फिर से बताया तो, जो कि आपके दो ब्रदर्स थे, पुनीत जग्गी और अनमोल जग्गी, ये ब्लू स्मार्ट जेंसोल को भी ओन करते हैं। जेंसोल के भी अभी प्रेजेंट प्रमोटर्स हैं और ब्लू स्मार्ट के भी फाउंडर्स हैं। अभी इनकी प्रेजेंट ओनरशिप कम हो गई है, अभी उसका पता नहीं कितना कम, क्योंकि एज ए इन्वेस्टमेंट राउंड्स होते रहते हैं, क्योंकि ये पब्लिकली डिस्क्लोज डील्स तो होती हैं बड़ी, पर एज इफ मैं पास वो नहीं है अमाउंट। तो अभी ये फाउंडर्स ये हैं, उसके हिसाब से इनका चेंज होता गया। फिर हम थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमोटर शेयर होल्डिंग, प्रमोटर शेयर होल्डिंग, ठीक है। तो जेंसोल में अभी जैसे एज ऑफ नाउ अराउंड प्रमोटर्स 39.6% होल्ड करते हैं, जो कि पुनीत जग्गी और अनिल, ये प्रमोटर्स इतने होल्ड करते हैं। अभी ये अराउंड 2.5% से इसका कम हो गया है लास्ट क्वार्टर से, इनका जो स्टेक है ब्रदर्स का। और कंपनी के बारे में, इसका स्टॉक प्राइस, जैसे जेंसोल आपको मैंने बताया कि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसका स्टॉक प्राइस एज ऑफ नाउ अराउंड 105 है। ये डिक्रीज़ किया है अराउंड 1050 अराउंड इसका स्टॉक प्राइस था अराउंड लास्ट ईयर 2024 में। ये अभी 2025 में इसका है। तो एज ऑफ नाउ इसका स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर सर्किट्स में है और ये अराउंड 90% डिक्रीज़ कर चुका है इसका स्टॉक प्राइस जेंसोल का, ठीक है। अब हम जेंसोल के बारे में तो काफ़ी पता कर लिया, अब हम ये पता करते हैं कि ओवरऑल केस क्या था कि सेबी ने अपने एलिगेशंस लगाए जेंसोल और इसके ऊपर। तो देखो यार, जेंसोल एक मेन कंपनी है और सेकंड कंपनी है हमारी ब्लू स्मार्ट, ठीक है। हमारे पास दो कंपनी है, एक जेंसोल है, एक सेकंड कंपनी है, ठीक है, ब्लू स्मार्ट। इसका डायरेक्टली एक सब्सिडरी नहीं है, सब्सिडरी होता है तो कुछ अलग फंडे रहते हैं, पर एक जेंसोल एक अलग कंपनी है, ब्लू स्मार्ट एक अलग कंपनी है, ठीक है। अब जेंसोल ने दो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, IREDA, ये है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्पेसिफिकली रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनीज को लोन आउट करती है। और एक कंपनी है PFC, ये दो कंपनीज हैं, IREDA और PFC। इनके थ्रू जेंसोल ने अराउंड 1000 करोड़ का लोन लिया। ये लोन का पर्टिकुलर अमाउंट इन्होंने ओवर द आई थिंक 23-24 में दिया, मुझे पर्टिकुलर डेट नहीं पता, पर अराउंड 1 से 2 ईयर्स पहले लिया था लोन। स्पेसिफिकली पर्पस क्या था लोन का? टू परचेज EV व्हीकल। अब ये परचेज करके ये इनको लीज आउट कर देंगे, लीज आउट, क्योंकि फाइनली जो गाड़ियां रन करता है वो है ब्लू स्मार्ट कंपनी। ये खाली एज ए परचेज करता है और इसके परचेज के बदले में इसको मंथली इनकम मान लो आप, जो कि रेंट या समथिंग मंथली इनकम मिलता है इसको, ब्लू स्मार्ट जेंसोल को देता है। ये एक मतलब एज ए रिलेशन है इन दोनों कंपनीज के बीच में। तो ये 1000 करोड़ इन्होंने पैसा लिया। अब केस का क्या आ जाता है, ठीक है। केस ये है, ये जो 1000 करोड़ है ये परचेज के लिए नहीं यूज़ किया गया, परचेज नहीं हुआ इस 1000 करोड़ से। इन्होंने जो भी फाउंडर्स थे इसके, फाउंडर्स नहीं बोलना चाहिए, प्रमोटर्स बोलना चाहिए, प्रमोटर्स
प्रमोटर्स, जेंजोल के प्रमोटर्स, उन्होंने पर्सनल प्रॉपर्टी को खरीदा। और पर्सनल प्रॉपर्टी लाइक समथिंग लाइक डीएलएफ कैमेलियास में एक अराउंड 4.5 करोड़ का फ्लैट खरीदा इन्होंने। फिर एक कोई गोल्फ सेट खरीदा। और अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मतलब सभी की कुछ फाइंडिंग्स है कि ये जो पैसा है ये 1000 करोड़ 100% यूज़ नहीं किया गया ईवी व्हीकल्स के लिए। इसमें से कुछ ही फंड यूज़ किया गया और कुछ फंड यूज़ नहीं किया गया। ठीक है, तो ये इसमें मोटा मोटा इसका सभी की इन्वेस्टिगेशन है। और जैसा कि एज ए कंपनी एक्ट है कि आप विदाउट एनी शेयर होल्डर अप्रूवल आप ना पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और कुछ भी ऐसे जैसे गोल्फ सेट है या कुछ भी आपको कंपनी के फंड्स यूज़ नहीं कर सकते। आप अपनी सैलरी को यूज़ कर सकते हो, पर आप कंपनी के एसेट्स को यूज़ नहीं कर सकते पर्सनल पर्पज़ के लिए। तो जो जेंजोल है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसके कंपनी के प्रमोटर्स ये हैं, पर कंपनी के ओनर्स बहुत सारे हैं। तो उन ओनर से इनको परमिशन लेना पड़ेगा, तभी ये कुछ कर सकते हैं। इन विदाउट देयर परमिशन दे कैन नॉट यूज़ इट। तो ये मोटा मोटा उनके अगेंस्ट केस है। तो इस केस में अब हम बात करते हैं कि केस में क्या आ जाता है, किसके अंडर ऐसे केस बनेगा ये। तो केस मोटा मोटा जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए बनेगा, फिर दूसरा बनेगा केस मिसयूज़ ऑफ फंड्स। फिर हमारे पास बनेगा नो ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और फाइनली इसको आप सम आउट कर सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इशू है, क्योंकि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो इथिकली काम नहीं कर रहे, और इसलिए ये सारा इशू हो रहा है। अब सेबी ने क्या एक्शन लिया इनके अगेंस्ट। सेबी ने ये जो दो ब्रदर्स है अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी, इनको स्टॉक मार्केट से बाहर कर दिया है। ठीक है, कंपनी से बाहर कर दिया है दोनों को। और इनके अगेंस्ट जो भी है लीगल केसेस तो बनेंगे, जो ओवरऑल हमने डिस्कस किया है वो उसके लिए। और दूसरा है कि इसमें कंपनी के जेंजोल के अंदर इन्होंने पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते। तो एज ऑफ नाउ ये अब अराउंड 39.6% होल्ड करते हैं। तो ये जो पोजीशन है, ये जो इनका जो स्टॉक है, ये मोस्ट प्रोबेबली मे बी इन फ्यूचर इसको ज़ीरो करेंगे या फिर किसी और को ट्रांसफ़र होएगा ये। तो ये सब इसमें सेबी का एक्शन है। और भी कुछ इसमें एक्शंस आ सकते हैं इन फ्यूचर में, वो अभी इसमें रहेगा। तो अब हम इतना कुछ सीखने के बाद अब हम इसमें एक चीज़ लास्ट केस पे आ जाते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेगा। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सबसे हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर, जेंजोल के ऊपर। तो यार जेंजोल बेसिक कंपनी थी जिसने 1000 करोड़ का लोन लिया था 2 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये जो फंड्स हैं ये प्रॉपरली यूज़ नहीं किया गया। तो इसमें से कितना परसेंट यूज़ किया गया, कितना परसेंट नहीं यूज़ किया गया, उस पर सारा क्वेश्चन आ जाता है। तो इस कंपनी का फ्यूचर है अभी एज ऑफ नाउ काफ़ी मतलब डिलेमा में है। इसको हम क्लियर कट नहीं बोल सकते क्या फ्यूचर रहेगा। तो जो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसलिए एज ऑफ नाउ इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये 1000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और कंपनी के जो एसेट्स हैं उसको लिक्विडेट करना पड़ेगा इन केस इन फ्यूचर में, अगर जो प्रेजेंट इन्वेस्टर्स हैं उसको वो अपने पैसा डिमांड करते हैं।
और क्योंकि इसके जेंजोल के अलावा भी, सॉरी, जो ब्रदर्स के अलावा भी और भी इसमें की शेयर होल्डर्स हैं जिनको अपना पैसा वापस चाहिए होगा, तो वो इसको लिक्विडेट कर सकते हैं। और उसके बाद में भी कंपनी के जो डेट होल्डर्स हैं, हमने डेट की बात नहीं करी है, जो कंपनी के डेट होल्डर्स हैं वो पैसे को डिमांड करेंगे, और इसके अलावा भी होंगे पीएफसी और आईआरडीए के अलावा, तो वो पैसा डिमांड करेंगे। तो इसलिए हमें काफ़ी मतलब इसके लिए विजिलेंट रहना पड़ेगा कि कितना इसका पैसा कहाँ जाएगा। और दूसरा, अब हम बात करते हैं ब्लू स्मार्ट पे। तो ब्लू स्मार्ट ने ऑलरेडी अराउंड एज ऑफ इंफॉर्मेशन 2022 में अराउंड 200 करोड़ रेज किए थे। ठीक है, उसमें की पर्सन जो मैंशनड है, एक है जूरिक बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं कुछ, और धोनी फैमिली है ऑफिस, MS धोनी, तो और कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है। तो इनके थ्रू इसने 200 करोड़ रेज की हैं ब्लू स्मार्ट ने। तो ये जो पैसा है, इन केस अगर ब्लू स्मार्ट के ऑपरेशन सीज कर जाते हैं, या फिर ये जो प्रेजेंट इन्वेस्टर्स हैं हमने पैसा डिमांड करते हैं, तो ब्लू स्मार्ट के जो डे टू डे बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा। और अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ दुबई में इस जो ब्लू स्मार्ट का ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया है। इंडिया में रन हो रहे हैं, पर कब तक रन होएंगे ये मतलब हमें कहना मुश्किल है, क्योंकि बिज़नेस के जो की ऑपरेशन से जो मैनेजर पोजीशन होते हैं उनको सैलरी नहीं मिल रहा, सैलरी में प्रॉब्लम है। तो इनकेस अगर यार सैलरी किसी को नहीं मिल रहा, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि उसका बिज़नेस ऑपरेशन कितना टाइम चलेगा, क्योंकि लोग सैलरी के लिए ही काम करते हैं, और अगर सैलरी ही स्टेक पे आ जाती है तो कब तक काम करेंगे, ये बहुत मुश्किल है बोलना। तो एज ऑफ नाउ ब्लू स्मार्ट का जो बिज़नेस है वो काफ़ी मतलब रिस्की पोजीशन पे है। वैसे ओवरऑल बिज़नेस काफ़ी ब्लू स्मार्ट का अच्छा है, पर अभी ब्लू स्मार्ट और जेंजोल दोनों का बिज़नेस काफ़ी रिस्की पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसमें इन दोनों में अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट का जो भी है स्कोप हमें कहना काफ़ी मुश्किल है। और फाइनली आपको इन केस कोई भी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पुटअप कीजिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन। या बाय बाय।